Yes, please. Good morning, everyone. So, in the previous part, हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट इज रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 में हम लोगों ने बेसिक्स अपने क्लियर किए रिगार्डिंग द डिविडेंड टर्म को लेकर कि डिविडेंड इंक्लूड्स एंटायर डिविडेंड एज वेल। प्लस द मेन थिंग जो हमने लास्ट लेक्चर में क्या की डिस्कस की 123 सेक्शन द कंडीशंस रिगार्डिंग द डेक्लेरेशन को लेकर। पेमेंट वर्ड तो अभी यूज भी नहीं करा। अभी तो हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं, सिर्फ डेक्लेरेशन के ऊपर। तो डेक्लेरेशन को लेकर कल तुमने जो प्रोविजंस डिस्कस करी, आज उसमें नेक्स्ट ऑन एक और नया वर्ड न्यूमेरिकली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा रिगार्डिंग दैट। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने कल क्या पढ़ा रिगार्डिंग द सोर्स, कि सर डेक्लेरेशन अगर तुमने करनी भी है प्रॉफिट्स की तो उसका सोर्स क्या होगा। सोर्स हमने पढ़े जी दो। One is profits. Number two is money. Money provided by CG or SG in pursuance of guarantee given by it. प्रॉफिट्स में तुमने पढ़ा जी, प्रॉफिट्स कौन से, करंट ईयर के या प्रीवियस ईयर या ईयर्स के या मे बी बोथ। आज प्रैक्टिकली इन दोनों को आप यूज करोगे। प्लस इवन द वर्ड आपके पास आया मैनर ऑफ कंप्यूटिंग, कि अगर आपने प्रॉफिट्स जिनके बेसिस पे जिनमें से तुमने क्या देना है, डिविडेंड, उसका मैनर क्या होगा, कंप्यूट करने का मैनर क्या होगा। नंबर वन पॉइंट आपने क्या पढ़ा, सर डेप्रिसिएशन मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, एंड वो डेप्रिसिएशन एज पर द शेड्यूल नंबर 2 वो गाइड करेगा। वो बताएंगे कि एज पर द शेड्यूल 2 व्हाट शुड बी द डेप्रिसिएशन, क्लियर, बट इट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर। नंबर 2 पॉइंट आपने क्या पढ़ा, जितने तुम्हारे अनरियलाइज्ड गेन्स हैं, नॉशनल गेन्स हैं, कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं, ये तुम्हारे प्रॉफिट्स का पार्ट नहीं होंगे। कारण उसका, ये कौन सा रियलाइज्ड, जिस दिन कमा लोगे उस दिन जो मर्जी बांट लेना, पर जब तक ये रियलाइज नहीं होते तब तक आपने पर्टिकुलरली कुछ भी यूज नहीं करना। देन नंबर थर्ड वर्ड आपके पास आया दैट इज रिगार्डिंग द वर्ड, कि लाइक एक मेन प्रीवियस ईयर के लॉसेस प्लस प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन, जिसको मैंने नाम दिया अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, मस्ट भी क्या होनी चाहिए, प्रोवाइडेड फॉर। जब तक करंट ईयर के प्रॉफिट में से प्रीवियस के लॉसेस, प्रीवियस की अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं होती, तुम पर्टिकुलरली करंट ईयर में डिविडेंड नहीं बांट सकते, दैट इज द केस। एंड एंड एक लास्ट वर्ड, इंपॉर्टेंट के पॉइंट से लास्ट वर्ड आपने जो पढ़ा दैट इज ट्रांसफर टू द क्या था, रिजर्व्स। क्या सर, पर्टिकुलरली लाइक पुराना 1956 कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो मैंडेटरी प्रोविजन पहले हुआ करती थी, क्या यहाँ भी, कि यहाँ भी पर्टिकुलरली तुम्हें पर्टिकुलर रिजर्व्स में कुछ ना कुछ अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी, नो। इन्होंने वर्ड क्या यूज करा, ट्रांसफर टू रिजर्व इज नॉट, इट्स बेसिकली ऑप्शनल। एंड परसेंटेज भी कितना परसेंट हम नहीं बताएंगे, ये प्योरली किसकी डिस्क्रिप्शन है, कंपनी की। कंपनी को जो सही लगे, करना चाहे तो ठीक, ना करना तो ठीक, तुम देखो, हम बीच में नहीं आएंगे। बट मुझे आप ये बताइए, कल पर्टिकुलरली हम लोगों ने एक टॉपिक लिखा था यहाँ पे वर्ड, कि डिविडेंड इज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स या सम टाइम फ्रॉम द रिजर्व्स, कि किसी भी तरह की एज अ रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स फॉर व्हाट दे इन्वेस्टेड इन द कंपनी। जो भी कुछ तुम पे आउट करते हो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिविडेंड। दैट डिविडेंड इज मे बी फ्रॉम द प्रॉफिट्स या मे बी फ्रॉम द पास्ट ईयर प्रॉफिट्स या रिजर्व्स, जिसको तुम वर्ड यूज करते हो। बट कल मैंने एक वर्ड यूज किया था, सर करंट ईयर के प्रॉफिट मेरे चाहे तो सारे बांट दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट जब बात आएगी कि कुछ पैसा तुम्हें कहां से लेना पड़ रहा है, फ्री रिजर्व्स, द वर्ड इज फ्री रिजर्व्स, देन इन दैट केस मैं ओपनली तुम्हें पैसा यूज करने नहीं दूंगा। तुम्हारा क्या पता कितना डिक्लेयर कर दो, तुम्हारा क्या पता मन करे सारे ही खा जाओ, नहीं। हमें अपनी कंपनी के लिए रिजर्व्स भी फ्यूचर के लिए बचाकर रखने हैं। तो यहाँ पे रूल 3 आपको गाइड करेगा। मेरा पहला हाफ एन आवर प्योरली सिर्फ इसी कंटेंट पे जाएगा, उसके बाद तो सिंपल कंटेंट। दो तीन क्वेश्चन न्यूमेरिकली मैं तुम्हारे साथ में ही पर्टिकुलर करवा रहा हूं, तुम ही सॉल्व करके बताओगे कितनी अमाउंट विड्रॉल करनी अलाउड है या नहीं। पहला लाइन ध्यान से पढ़ो जी, क्या लिखा हुआ है, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स। पहली बात, एक चीज सिंपल सा बताओ, तुम्हारी नजरें रिजर्व्स पे कब जाएंगी, जब करंट ईयर के प्रॉफिट्स एडिक्वेट नहीं, या तो होंगे ही नहीं, या
एडिक्वेट। एक कल का वर्ड मैंने पूछा था, अगर मान लो करंट ईयर में लॉस है, करंट ईयर में लॉस है, क्या मैं डिविडेंड फिर भी दे सकता हूँ फ्रॉम द रिजर्व? पिछले प्रॉफिट में से जहां मर्जी से निकालो दे दो, बट हाँ देर आर रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि तुम हाथ लगाने जा रहे हो किसको? रिजर्व्स को। हाथ जब भी रिजर्व्स में से कुछ पैसा निकालने की कोशिश करोगे, इमीडिएटली रूल 3 आपका क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। रूल 3 क्या कहेगा? 3 कंडीशन। मेरी 3 कंडीशन पार कर दो, जितना मर्जी पैसा निकलवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर मैं गाइड करूंगा, मैं बताऊंगा कितना पैसा रिजर्व में से निकालना अलाउड। तुम्हारी मन मर्जी नहीं चलेगी। तो मतलब दो सिनारियोस। वन, करंट ईयर में प्रॉफिट तो है, बट उतना नहीं है जितना मैं डिविडेंड देना चाहता हूँ। इसको वर्ड क्या बोलते हैं? इन एडिक्वेसी ऑफ द प्रॉफिट्स, की प्रॉफिट्स आर इन एडिक्वेट। दूसरा वर्ड, करंट ईयर में प्रॉफिट्स, करंट ईयर में प्रॉफिट्स ही नहीं। तभी तो दोनों केस में, तभी तो तुम किसकी ओर जाओगे? रिजर्व्स। कि भाई ऐसे करो ना, पुराने रिजर्व्स पड़े तो हैं, उनमें से पैसा निकाल के डिविडेंड बांट दो। पर जैसे ही तुम अपनी ये बात करने की कोशिश करोगे, इमीडिएटली फ्रंट पे कौन आ जाएगा? रूल। मेरी 3 कंडीशन पार कर दो, जो मर्जी हो। पर जब तक मेरी 3 कंडीशन, अच्छा तीनों की तीनों ट्रिप्लीकेट, जैसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव, तीनों कंडीशंस का कंप्लायंस, नॉट एनी वन। पढ़िए नंबर 1, यस प्लीज हाँ जी, बैक पढ़ना। इफ फॉर एनी, बैठ में, इफ एनी, फॉर क्या लिखा? फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में देयर इज, क्या लिखा हुआ है? इनएडिक्वेसी। और वर्ड इज क्या? पहले दो, ये 2 वर्ड क्लियर हो गए। क्योंकि तुम ना क्वेश्चन पहचानने में गलती करोगे, कि जहां भी मान लो वो रिजर्व में से बात कर रहे हैं, पर पहले चेकआउट करो क्या ये रिजर्व में से पैसा लेने के लायक है। कहते हैं हाँ सर, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है देयर इज इनएडिक्वेसी प्रॉफिट्स। लोगों को, मान लो मैं कमिटमेंट कर चुका, डिक्लेयर कर चुका, डिविडेंड कितना दूंगा, मान लो 10 लाख रुपए। मेरे पास तो प्रॉफिट ही कितना पड़ा है? 6 लाख रुपए। जाहिर सी बात है, तुम किसके हौसले में बोल रहे हो? रिजर्व्स। कि पुराने पड़े हैं जी, 4 लाख वहां से निकालेंगे और अल्टीमेट इनको डिविडेंड दे देंगे। मतलब करंट ईयर में तुम्हें क्या लग रहा है? करंट ईयर में प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। या दूसरा, कह दिया 10 लाख कि डिविडेंड देंगे, बेस्ड ऑन द जो भी परसेंटेज ऑफ द नॉमिनल वैल्यू तुमने डिक्लेयर करी। तुम तो कमिटमेंट करके चले गए, बट करंट ईयर में तो लॉस। पर तुम फिर भी एक हौसले में बैठे हो। कौन से हौसले में? रिजर्व्स। जब ये 2 वर्ड होंगे, देन रूल 3। कल का सिनारियो अलग था। कल का सिनारियो क्या था? पास्ट ईयर लॉसेस में थे, करंट ईयर प्रॉफिट्स में थे। वहां प्रोविजन क्या आई? जब तक पुराने जब तक पुराने लॉसेस को, डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ नहीं करते, करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटने, वो अलग चीज। अब क्या हो रहा है? पहले प्रॉफिट्स में है, करंट ईयर किस में है? लॉसेस। उल्टा केस। कहीं तुम दोनों को मिक्सअप कर दो। ये केस कौन सा है जहां पे तुम करंट ईयर लॉस में हो? वर्ड लिखा हुआ ना, एब्सेंस ऑफ, क्या लिखा? और मैं चाहता हूं कि मैं डिविडेंड बांटूं। फिर क्या बात होगी? करंट ईयर लॉस में है, प्रीवियस तो पड़े हैं, प्रीवियस तो रिजर्व्स पड़े हैं, वहां से दे देंगे सर। पढ़िए जी। इफ फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर, हाँ जी, there is inadequacy or absence of profit बट अ कंपनी इंटेंड्स टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ accumulated profit of previous financial years which have been transferred to the, कहाँ पे? फ्री रिजर्व्स। एक डेफिनेशन ऊपर लिखो, फ्री रिजर्व्स मतलब, फ्री रिजर्व्स मींस that reserves which are which are freely available for dividend distribution, which are freely available for dividend distribution, like journal reserves, like journal reserves, नॉट तेरे अदर, जैसे कोई पर्टिकुलरली मान लो कोई डीआरआर। डीआरआर स्टैंड्स फॉर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सर क्या वो जर्नल रिजर्व है? वो कौन सा रिजर्व है? स्पेसिफिक। सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, नो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये नहीं कि रिजर्व वर्ड देखा कूद पड़े कि ये भी यूज करेंगे, नहीं।
हमने सिर्फ क्या कहा, फ्री रिजर्व्स, एंड फ्री रिजर्व्स में वन ऑफ द बेस्ट वर्ड क्या आता है, जनरल या नॉर्मल सरप्लस अकाउंट। कल हमने एक वर्ड लिखा था एक्यूमुलेटेड पी एंड अकाउंट, पुराने साल के प्रॉफिट। इनको जितना मर्जी यूज करो, पर इनको नॉट स्पेसिफिक, जो जर्नली अवेलेबल नहीं होते फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर वो पैसा कभी भी तुम लोग यूज नहीं करो। क्लियर? कहीं ना कहीं हर मेरा वर्ड जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, बता रहा हूं, क्वेश्चंस में मिलेगा। एंड जब मिलेगा, जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें खुशी होगी कि हाँ ये चीज हमें आती है, क्यों मैं पहले ही वो बेस्ड ऑन क्वेश्चन आपको पहले चीजें डिस्क्लोज कर रहा हूं। सुनो, अब वर्ड आता है द कंपनी शैल कंप्लाई विद द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द, किसके द्वारा, कंपनीज एक्ट ने बड़ा तरीके से नया कंपनीज एक्ट बनाया है। कोई भी चीज डायरेक्टली सेक्शंस में नहीं बताई, जो अमेंडमेंट वाली टाइप होती है ना, कि जिनको कभी चेंज करना पड़े, इनको सीधे मुंह कभी भी सेक्शंस में बताया ही नहीं। वो हर चीज सेक्शन में, पता क्या लिख दिया वर्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स बाय द सीजी, कि जो कहाँ प्रिस्क्राइब्ड होंगे, रूल्स। रूल्स सेक्शन का पार्ट नहीं है, एक्ट का पार्ट है। देख, अगर सेक्शन में लिख के चले जाते, कल को अगर मान लो कुछ चेंजेस करनी पड़ती, देन सेक्शन चेंज करना पड़ता। सेक्शन चेंज करना पड़ता, पूरा डेकोरम वही चलता, जैसे लॉ बनाने का, पार्लियामेंट से पास करवाना, सेंट करवाना, सब कुछ इन्होंने सिस्टमेटिकली, अब जितने भी कानून बन रहे हैं ना आजकल, सब में ये कॉन्सेप्ट यूज कर, कि मेन चीज सेक्शन में बताओ ही मत। अगर लगता है कि कभी चेंज करनी पड़ेगी, अगर कांस्टेंट है लिख दो, अगर लगता है ना कि कभी चेंज करनी पड़ेगी, रूल्स में दे दो। और रूल्स भी कौन सा ज्यादा दूर है, इसी के नीचे कहीं ना कहीं मेंशन कर दो। तो मतलब अगर तुम मेन एक्ट पढ़ोगे, मेन एक्ट पढ़ोगे, तुम्हें दो चीजें मिलेंगी, सेक्शंस अलग मिलेंगे, रूल्स की बुक अलग मिलेगी। कभी अगर चेक भी करना हो, कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल्स, दो अलग चीजें। हाँ, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी क्या होते हैं, लॉ। क्लियर? तो मतलब इन्होंने क्या सिस्टमेटिक वे बनाया, तुम जितना नेक्स्ट आगे कंपनी लॉ पढ़ोगे, हर जगह तुम मुझसे यही पूछोगे, सर हमें रूल्स पढ़ने हैं या सेक्शन पढ़ने हैं, दोनों। क्योंकि सेक्शन में डायरेक्टली वो बात नहीं बोलेगी, वो सारी चीज कहाँ बताई गई है, रूल्स के अंदर। पढ़िए, प्रोविजंस कंटेन्ड इन द रूल 3 ऑफ द कंपनीज डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। मैं आपको कुछ पर्टिकुलरली तीन कंडीशन पढ़ाने जा रहा हूं, एंड पर्टिकुलर पर्टिकुलर तीनों की तीनों कंडीशन, तीनों की तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली पूरी होनी चाहिए, तो मैं आपको वो अमाउंट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, हायर ऑफ द नहीं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि नेचुरली जो लीस्ट होगी वो तीनों को कंप्लाई करेगी, हायर ऑफ द फॉलोइंग सिर्फ एक को कंप्लाई करेगी। तुमने क्या कहा, कंडीशन तीनों फॉलो करनी है, तीनों के लिए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो लीस्ट निकलेगा वो चीज मैं आपको वो अलाउ कर दूंगा कि हाँ तुम इतनी अमाउंट रिजर्व में से निकलवा सकते हो, नॉट अदर देन दैट, उससे ऊपर 1 रुपया नहीं। पहला कंडीशन नंबर 1, इसको मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं, कंडीशन नंबर 1। क्लियर? कंडीशन नंबर 1 पढ़िए जी, रेट, द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड shall not exceed the average of the rates, हाँ जी पढ़िए, at which dividend was declared by the company in the immediately preceding, क्या लिखा हुआ है, 3 फाइनेंशियल ईयर्स। पहली कंडीशन, तुम्हें रोका गया, तुम्हारा हाथ पकड़ा गया, किस बात को लेकर, इतना नहीं। एक बात बताइए, क्या तुम ये समझ रहे हो कि पर्टिकुलरली सर करंट ईयर तुम लॉसेस में हो, करंट ईयर तुम्हारे पास प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हैं, और तुम चले डिविडेंड इतना बांटने, शर्म आनी चाहिए। कम से कम इतना तो समझो कि भाई अपनी करंट ईयर की पोजीशन क्या, कहता बट पास्ट के प्रॉफिट पड़े, फिर सारे खा जाओगे। अगर पास्ट के प्रॉफिट पड़े हैं, पुराना खजाना पड़ा है, क्या खत्म कर दोगे? इन दैट केस कहीं ना कहीं मैं आपको रोकूंगा। किस बात को लेकर? पहला तो रेट। मैं कहा जी इस बार तुम वो कितना रेट देने की बात कर रहे हो? कहते जी 12%। और पिछले 3 साल की एवरेज रेट क्या आ रही है? कहता जी 10%। 12 नहीं, 10, 12 नहीं, 10। वर्ड दोबारा, द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शैल नॉट एक्सीड द, क्या लिखा हुआ है, एवरेज ऑफ द रेट्स एट विच डिविडेंड वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द इमीडिएटली पिछले 3 साल।
पिछले 3 साल में, मतलब मुझे लाइन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गिवन होगा पिछले 3 साल में रेट। जैसे एग्जांपल ईयर बैक 3, कई बार ना आजकल क्वेश्चन ये क्या करने लग गए, 5 साल दे देते हैं लाइन में, 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26, अलग अलग तरह के सारे ईयर्स बता गया। सर जब लास्ट 3 बोला ना, रीसेंट लास्ट 3, ऊपर से 3 ना उठा लेना। ये पिछले पेपर में एक हुआ, जैसे फॉरेक्स वाले में नॉर्मली इन्होंने क्या करा, यही काम करा, दैट इज द केस। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको देखनी पड़ेगी, रीसेंट 3, द लास्ट 3। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे 9%, 10%, 11%, एवरेज निकालना। 9 + 10 + 11, 30, डिवाइड बाय 3, 10। एवरेज रेट पिछले 3 साल का कितना आ रहा है? 10%। तुम कितना डिक्लेयर करने की बात बोल रहे हो? नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम रेट अलाउड इज 10। सर जी 10% के अकॉर्डिंग देना है तो दे दो, नहीं देना तो रहने दो, पर मैं ये आपको बाहर नहीं जाने दूंगा पिछले 3 साल की एवरेज से ऊपर नहीं। पढ़ी। However, this condition shall not apply to a company which has not declared any dividend in each of the, अगर कंपनी ने पिछले 3 साल में कभी डिविडेंड दिया ही नहीं, ये कंडीशन नॉट एप्लीकेबल। क्यों? तेरे पास डिविडेंड रेट ही नहीं होगा। मैंने बैक 3 साल देखे, कंपनी ने जी पर्टिकुलरली ना 22 23 में, ना 23 24 में, ना 24 25 में, तीनों साल कभी डिविडेंड दिया ही नहीं, कभी डिविडेंड दिया ही नहीं, फिर तो कंडीशन ही खत्म होगी। फिर कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल, इतनी तो मेच्योरिटी रखते हैं यार, फिर थोड़ी लगेगी। अच्छा अगर मान लो 2 साल के अवेलेबल, अगर लास्ट 2 साल इन्होंने दिया हुआ डिविडेंड, देन होगा, होगा। फिर 2 साल की एवरेज, अगर मान लो पीछे सिर्फ 1 साल, पिछले साल ही दिया था, इस साल लॉस में आ गए, देन पिछला साल, दैट मीन्स एवरेज, एवरेज। देखो अगर तीनों साल एग्जिस्टिंग कंपनी है, पुरानी कंपनी, पिछले 3 साल इन्होंने क्या दिया, डिविडेंड दिया, तीनों साल का रेट भी बढ़ा है, तीनों साल का रेट डिवाइड बाय 3। मान लो 3 साल का नहीं है, 2 साल का है, 2 साल का रेट डिवाइड बाय 2। अगर मान लो 1 साल का है, एक ही साल। समझे ना पॉइंट? ये मत कहना देन मैंने क्या वर्ड बोला, इन ईच ऑफ द इमीडिएट, तीनों साल नहीं दिया देन कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। 2 साल दिया, 1 साल दिया, डाटा अवेलेबल तो है, डाटा अवेलेबल तो है ना, कंडीशन लगी। ये चीजें होती हैं जो लॉ में सीधे तरीके से नहीं लिखी गई, क्वेश्चन के जरिए तुम इनको क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो। देन आप मुझसे डाउट पूछोगे, सर इन्होंने 3 साल का नहीं जी 2 साल का है, ये फिर भी एवरेज कर रहा है। हाँ फिर करेगा ना। कंडीशन क्या थी? कंडीशन तब एप्लीकेबल नहीं होगी जब पिछले 3 साल में किसी भी साल डिविडेंड ना दिया गया हो, देन कंडीशन नंबर 1 साइड। अगर 2 साल दिया, 2 साल की एवरेज, 3 साल दिया, 3 साल की एवरेज, एक ही गिवन है, एक ही, कंपेरेबिलिटी है तो है, डाटा अवेलेबल तो है, दैट इज द पॉइंट। क्लियर नाउ? कंडीशन नंबर 2, बड़ी अच्छी पॉइंट। क्या कंडीशन नंबर 1 क्लियर है जी? ये लास्ट बचे फैन, थोड़ा स्लो करना एक बार, इसको 3 पे कर दो, सभी 3 पे कर दो बस, आवाज ज्यादा आ रही है। सुनो जी, अमाउंट ड्रॉन, कंडीशन नंबर 2। व्हाट डू मीन बाय अमाउंट ड्रॉन? कितना पैसा निकालोगे, मैं बताऊंगा। रिजर्व में से, फ्री रिजर्व में से, फ्री रिजर्व में से कितना पैसा निकालोगे, मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट, द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन, द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम, कहां से? shall not exceed 1/10। 1/10 किसका? सम ऑफ, किसका सम? सम मीन्स टोटल, सम मीन्स टोटल, टोटल ऑफ इट्स paid up share capital and free reserves as per the latest audited FS, as per the latest audited FS। what do you mean by latest audited FS? the recent, जो भी अवेलेबल, द रीसेंट वन जो भी अवेलेबल है, उनके बेसिस पे उस बैलेंस शीट में से क्या उठाओ? पेड अप शेयर कैपिटल। नाउ पेड अप शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों। मैंने पेड अप इक्विटी नहीं कहा, वर्ड क्या बोला? पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल
प्लस फ्री रिजर्व्स का, इसको अगर न्यूमेरिकली लिखें सर, आपका वर्ड क्या बना? नॉट एक्सीडिंग, मतलब 10% अलाउड है, 10% अलाउड है। अच्छा, नॉट एक्सीडिंग इक्वल टू अलाउड है या लेस देन 10%? इक्वल, लेस देन, इक्वल टू, दोनों वर्ड। एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब 10% या 10 से नीचे। तो इसको वर्ड हम क्या लिखेंगे पर्टिकुलरली? दिस इज द वर्ड, क्लियर? दिस इज द वर्ड कि जो भी अमाउंट आपकी होगी वो लेस देन और इक्वल टू किसकी होगी सर? 10। क्लियर? किसका? सम ऑफ ब्रैकेट में पीयूसी प्लस एफ आर, पीयूसी प्लस एफ आर। तुम्हारे पर्टिकुलरली सम ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का जो भी क्या होगा टोटल, जो भी क्या होगा टोटल, उस टोटल का, उस टोटल का मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना? 10%। लेस देन तेरी इच्छा, लेस देन तेरी इच्छा, तू भाई 8 निकलवा, 9 निकलवा, और मैं तुझे अलाउ कर रहा हूं अप टू 10। इसके ऊपर लिख वर्ड नॉट एक्सीडिंग मीन्स अप टू 10, अप टू 10%, अप टू 10%। ये साइन आई थिंक उल्टा नहीं होना चाहिए, बोलो जी। ये साइन उल्टा नहीं होना चाहिए, ये आएगा शायद, वही ठीक था। ये हमेशा कंफ्यूजन होती है, मैथ्स में थोड़ा तंग है ना हम। ये लो जी, आ गया। लेस देन और इक्वल टू मतलब अप टू 10% इज बेसिकली अलाउड, इससे ज्यादा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। वेट, तुमने तैयारी खींच ली, तुमने लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस उठाई, उसके मुताबिक पेड अप शेयर कैपिटल उठाया, फ्री रिजर्व्स उठाए। हाँ, यहां पहचान करनी पड़ेगी फ्री रिजर्व्स मतलब, जैसे मैंने पहले बताया, क्वेश्चन में गिवन होगा डीआरआर, सीआरआर, एसपीआर। सर ये कभी भी फ्री रिजर्व्स का पार्ट नहीं। एक तो करेक्शन थोड़ी आपको यहां करनी पड़ेगी। उसका मैक्सिमम चांस होगा कि बच्चे को अलग अलग वर्ड्स नए नए दो, इसको शायद यही नहीं पता होगा फ्री रिजर्व्स होते कौन से। क्यों? जब फ्री रिजर्व की डेफिनेशन गलत उठाओगे, लिमिट गलत आएगी, क्योंकि इसी का टोटल का 10% तो निकालना है। तो मैंने रीसेंट बैलेंस शीट उठाई, जो भी मुझे डाटा गिवन था, बेस्ड ऑन दैट पेड अप शेयर कैपिटल, बेस्ड ऑन दैट फ्री रिजर्व्स, दोनों को प्लस करा। मेरा प्लस करके एग्जांपल, मेरा प्लस करके दोनों का प्लस करके कितना आ गया? 1 CR। कितना आ गया? 1 CR। 1 CR का मैक्सिमम कितना अलाउड है? 110, दैट इज 10 लाख। कंडीशन नंबर 2 ने कितना पैसा अलाउ किया? 10 लाख कि रिजर्व में से निकाल लें, 10 लाख। बट इसी के साथ डबल कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2 के साथ। कहता पर मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है तुम्हारे से। कहता जी क्या शर्त है? जितना भी पैसा तुम निकलवाओगे, मैं क्या, मुझे एक बार दोबारा बताना, तुमने रिजर्व्स को हाथ क्यों लगाया था? कहता जी मेरे पास करंट ईयर में प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं थे। मतलब करंट ईयर में क्या था? लॉस। या करंट ईयर में प्रॉफिट्स क्या थे? कम। क्या थे? कम। कहता फिर काम करियो, रिजर्व में से जो पैसा निकलवाएगा ना, किस नाम से? डिविडेंड देने के नाम से। रुक, डायरेक्टली डिविडेंड नहीं देना। जो करंट ईयर में तुझे क्या हुआ है? लॉस, पहले उसको क्या कर? सेट। पहले उसको क्या कर? सेट ऑफ। जब तक करंट ईयर का लॉस तू सेट ऑफ नहीं करेगा, मैं तुझे पैसा यूज करने नहीं दूंगा। कंडीशन नंबर 2 में दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहली, अमाउंट कितनी निकलवानी है मैं बताऊंगा। अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन 1/10 of the sum of paid up share capital plus free reserve as per the latest audited financial statements. Plus condition number 2, the amount so drawn, जो भी निकलवाओगे, so drawn, जो भी निकलवाओगे, from कहां से? shall first be utilized to set off the losses incurred in the कौन सा फाइनेंशियल ईयर? करंट। भाई साहब करंट में लॉस था तभी तो रिजर्व को हाथ लगा रहे थे। और दूसरी बात आगे, फॉर विच द डिविडेंड इज क्या लिखा हुआ है? एग्जांपल चल रही है हमारी, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तुम्हारा टोटल कितना आ रहा था? 1 CR। 1 CR का 10%, 10 लाख। दो केस, करंट ईयर में प्रॉफिट थे, कम थे, थे कम थे,
क्या ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा? क्या ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा? सोच, ये पॉइंट कब एप्लीकेबल होगा? जब करंट ईयर में क्या होगा? सर मैंने क्या बोला? प्रॉफिट थे, कम थे, बच गए से। करंट ईयर में लॉस है, कितना लॉस है? 4 लाख। कितना लॉस है? 4 लाख। क्या मैं 10 लाख रुपए डिविडेंड के लिए यूज कर पाऊंगा? 10 में से 4 तो करंट ईयर का कौन खा गया? लॉस। कितना बचा? एक बात बता, एक बात बता, अगली कंडीशन को समझने के लिए, डिविडेंड के नाम से एक्चुअल में 10 बाहर आया या 6? डिविडेंड के नाम से एक्चुअल में, डिविडेंड के नाम से 10 बाहर आया या 6? 10 या 6? क्यों? क्या तुम 10 का 10 यूज कर पाए? क्या तुम 10 का 10 यूज कर पाए? मैं लेकर आया था कहकर, किस नाम से? पर 4 लाख तो कौन खा गया? लॉस। मेरे को डिविडेंड के नाम से कितना मिला? सर जी 6 कहूंगा मैं। यही पॉइंट, यही पॉइंट है न्यूमेरिकली जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जिसने, मैं क्यों स्लो चल रहा हूं कि भाई साहब एक बार तसल्ली कर लो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, तुम वहां पे को ये क्या मतलब है, कभी लॉस माइनस कर देता है, कभी करता नहीं है, कभी कहता जी रिजर्व में से 10 लाख निकाला, कभी कह रहा 6 निकाला। केस पे डिपेंड है। केस नंबर 1 क्या था? करंट ईयर में प्रॉफिट थे बट कम थे, देन डिविडेंड के नाम से वाकई में कितना बाहर आया? 10। जब केस नंबर 2, करंट ईयर में क्या था? लॉस। मैं लेकर आ रहा था बाहर, किस नाम से? डिविडेंड। कितना? 10। 1/10 ऑफ 10 लाख। बट मुझे किसने रोक लिया? करंट ईयर के लॉस। कहता ना जी, अगर तुम डिविडेंड बांटने जा रहे हो पुराने रिजर्व में से और इस साल में करंट में क्या है? लॉस। भूल गया कंडीशन? मैंने पहले भी तो लॉस क्या करवाया था? सेट ऑफ करंट पैसों में से जो भी तुम नाम से लेकर आ रहे हो, पहले क्या सेट ऑफ कर? लॉस। तो मैं कल को क्लेम अगर करूं कि मैंने वाकई में पैसा रिजर्व में से कितना यूज करा डिविडेंड के नाम से? 6 करा सर। 4 लाख तो वैसे भी मेरा रिजर्व्स के अगेंस्ट क्या हो गया? सेट ऑफ। दैट इज अप। यही चीज तुमने न्यूमेरिकली ओके रखनी है कंडीशंस के टाइम पे, कौन सी कंडीशन कैसे एप्लीकेबल होगी। लास्ट कंडीशन नंबर 3, डोंट वरी, 2 मिनट इस पे मैं दोबारा फिर लूंगा। हाँ जी, फिर तो दे ही नहीं पाओगे। फिर तो अगर मान लो लॉस ही पर्टिकुलर आपका 12 लाख का है, मान लो तुम्हारा रिजर्व कितना अलाउ कर रहा है? छोड़ दो, अलाउड ही नहीं। अगर तू बाहर निकालेगा भी, सारा का सारा पैसा कौन खा जाएगा? लॉस। दे ही नहीं पाओगे। दैट इज द पॉइंट। क्लियर नाउ? द वर्ड इज, मैंने क्या कहा था वही चीज, कि अगर रिजर्व को हाथ लगाएगा ना, मैं एक्टिव हो जाऊंगा। मेरी तीनों कंडीशन का कंप्लायंस करवा दो, जहां मर्जी जाओ, मेरे को क्या, जितना मर्जी डिविडेंड बांटो। पर अब मुझे अब कंडीशन पढ़ के पता लग रहा है, जितना मर्जी वर्ड तो है ही नहीं। कहने को कह रहा है, हौसला दे रहा है कि हाँ जितना मर्जी बांट लो, पर हर जगह क्या लगा रहा है? रिस्ट्रिक्शन। कभी परसेंटेज पे, एवरेज रेट, कभी अमाउंट पे, इतना पैसा। अभी तीसरा सुन, बैलेंस ऑफ क्या लिखा हुआ? जिन रिजर्व्स में से पैसा निकाला, निकालने के बाद, वर्ड आपको शायद समझ आना चाहिए मैंने क्यों पीछे पूछा था कितना निकाला, 10 निकाला या 6 निकाला, क्योंकि उस वर्ड का इंपैक्ट किस पे आएगा? इस वाले पे। तो एक बात बताओ, जब तुम बैलेंस ऑफ रिजर्व फाइंड आउट करोगे, बैलेंस ऑफ रिजर्व फाइंड आउट करोगे, तुम रिजर्व्स में से उस पॉइंट का नोटिस रखोगे कि मैंने जी 10 लाख रुपए निकाले या 6 निकाले? दैट डिपेंड्स अपॉन द वर्ड। क्या करंट ईयर में लॉस था या करंट ईयर में इनएडिक्वेट प्रॉफिट थे? देखो जी, अगर तो करंट ईयर में इनएडिक्वेट प्रॉफिट थे, प्रॉफिट तो थे, इनएडिक्वेट थे, प्रॉफिट तो थे, लॉस तो नहीं था, कम से कम सेट ऑफ का पॉइंट नहीं है। और एज पर द कंडीशन नंबर टू, मैं कितना पैसा निकलवा पा रहा था? 10 लाख। देन बैलेंस ऑफ रिजर्व, सुनो, मेरे पास जी जो तुमने वो 1 CR बनाया था, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, जो तुमने बनाया था, एग्जांपल लो, एक एग्जांपल लो, तुम्हारी पीयूसी की 70 लाख,
पीयूसी कितनी थी? एफआर कितने थे? 30 लाख। बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मन कर ऐसा क्वेश्चन ना मिल जाए शायद तुम्हें। 70 लाख और 30 लाख। कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक तुमने दोनों का प्लस करा, 1/10 निकाला, एलिजिबिलिटी निकल कर आई कितनी? 10 लाख। कितनी आई? केस नंबर 1, करंट ईयर में प्रॉफिट है बट इनएडिक्वेट है। प्रॉफिट है बट इनएडिक्वेट है, तो तुमने क्या करा होगा, जितना करंट ईयर में अवेलेबल होगा वो प्रॉफिट यूज कर लिया होगा, बाकी फ्रॉम द रिजर्व। और अगर इसकी एलिजिबिलिटी देखें, बेस कंडीशन 1/10 तो ये कहता ही है, ये कहता जी कितना पैसा निकलवा लो? 10 लाख। कितना निकलवा लो? 10। और करंट ईयर में लॉस नहीं है, कितना पैसा डिविडेंड के नाम से यूज कर पाऊंगा? 10 का 10, एज पर कंडीशन नंबर 2। बाकी 3 बताएगा अभी। एज पर कंडीशन नंबर 2 मैं डिविडेंड के नाम से कितना पैसा यूज कर पाऊंगा? 10 का 10। थर्ड कंडीशन, यही केस चल रहा है। थर्ड कंडीशन, बैलेंस ऑफ रिजर्व। बैलेंस ऑफ रिजर्व्स कितने थे? 30। रिजर्व्स कितने थे? निकलवाया कितना? 10। केस नंबर 1 निकलवाया कितना? 10। कितना बचा? 20। बैलेंस ऑफ रिजर्व्स 20। बैलेंस ऑफ रिजर्व्स 20 निकालने के बाद shall not fall below 15% of its paid up share capital मिनिमम। कि अगर तुम रिजर्व में से पैसा निकलवाओगे भी ना, निकलवा लो, बट निकलवाने के बाद रिजर्व्स का बैलेंस, क्लोजिंग रिजर्व्स का बैलेंस मस्ट बी, शैल नॉट है ना, शैल नॉट लेस देन, क्या लिखा? मस्ट बी कम से कम इक्वल टू होना चाहिए, किसके बराबर? 15% ऑफ द पेड अप। सिंपल। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 70 लाख। अच्छा, पेड अप इक्विटी नहीं बोल रहा बार बार, पेड अप शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। तुमसे ही करवाऊंगा अगला क्वेश्चन पर्टिकुलरली। पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी? 70। 70 का 15%, 10.5। ये थी कंडीशन कि सर विड्रॉल करने के बाद रिजर्व्स का बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू मिनिमम 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। मतलब तुम्हारे पास रिजर्व में से पैसा निकालने के बाद कम से कम कितना बचना चाहिए? 10.5। मेरे पास तो बचे कितना रहा है? 20। जाने दो, 10 का 10 निकाल ले भाई, चलेगा। क्योंकि मेरी तीनों कंडीशंस क्या हो रही हैं? कंप्लीट। तीनों कंडीशंस क्या हो रही हैं? सेटिस्फाई। क्या अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। तुमने कहा था निकालने के बाद जो रिजर्व है दैट मस्ट बी इक्वल टू 15% ऑफ द, ये तो उससे ज्यादा ही है। मैंने सर जी 30 में से निकाला ही कितना था कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग? कितना बचा था? जो कि तुम्हारे इसके 15% से तो क्या है? ज्यादा ही है। अगर कम होता, अगर कम होता मैं वहीं रोक देता, इतना पैसा नहीं, इतना। क्योंकि मैंने सारी कंडीशन पार करवानी है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम इसी बात पे रोकोगे कि सर कंडीशन ब्रीच हो रही है, थर्ड कंडीशन ब्रीच हो रही है जी, ये सेकंड वाली ना ज्यादा पैसा कह रही है, और जितना ज्यादा वो कहेगी मेरी थर्ड नंबर वाली क्या हो रही है? ब्रीच हो रही है। क्या एक केस क्लियर? केस नंबर 2, करंट ईयर में लॉस था। कितना लॉस था? 4। सेकंड कंडीशन की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कितना पैसा बाहर आ रहा था? 10। कितना आ रहा था? 10। पर जैसे ही 10 बाहर निकालोगे, 4 लाख कौन खा जाएगा? तुम डिविडेंड के नाम से एक्चुअली कितना पैसा लेकर आ रहे हो? 6। अब ये बताओ, 30 - 10 करूं या 30 - 6? फिर वही गलती। वर्ड यहीं पे बार बार सुधार रहा हूं क्योंकि ये मेन पॉइंट है मेरा। तुम मेरी लैंग्वेज फिर नहीं वो पकड़ रहे। सर जी कहकर लेकर आया था 10 लाख रुपए, आ जा डिविडेंड दो। पर जैसे ही बाहर लेके आने लगा, आगे कौन आ गया? लॉस। कहते पहले इसको सेट ऑफ करो। डिविडेंड के नाम से एक्चुअली एक्चुअली डिविडेंड के नाम से कितना पैसा यूज हुआ? तो सर जी डिविडेंड वाला माइनस करो ना, सारा थोड़ी माइनस करोगे, सारा थोड़ी माइनस करोगे। कितना कहेंगे सर? 30 - 6। अभी भी कितना बच रहा है?
चाहिए कितना? 10.5। चलेगा। 6 का 6 लाख रुपए निकाल लो, चलेगा। दिस इज द केस, दिस इज द केस। अब सुनो, इस पे प्रैक्टिकल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। पहले एक बार पढ़ लो। कंप्लायंस ऑफ रूल 3 इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द, किसके द्वारा? एक्सेप्शन है, एग्जाम्पशन है। गवर्नमेंट कंपनी पे ये वाला रूल 3, ये वाली 3 कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। फिर सुनो जी, मैं पहले एक सिंपल क्वेश्चन तुम्हारी आईसीआई का ही करवाता हूँ, ये तुम अकाउंट्स में भी करोगे। मेरे पास अगर, जस्ट अ मिनट, ये लो जी। ये क्वेश्चन आपको शायद में भी आपके स्कैनर में भी मिल जाए, ठीक है ना कहीं ये मिल जाएगा आपको। बट ये आपके मॉड्यूल का ही है। सुनो ध्यान से, एक सुन लो, अगले दो, मैं स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दूंगा, तुमने इमीडिएटली निकाल के देने, मैं आंसर टैली करूंगा। 1 to 1 देखते हैं कितनी कैपेबिलिटी आप लोग मतलब ग्रास्प कर चुके हो, समझ चुके हो रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट। वेट, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या थी? रेट, रेट फॉर द करंट ईयर shall not exceed average of the preceding 3 financial years. Immediate proceeding. What do you mean by immediate proceeding? Latest thing. और बैक देखना, जिस ईयर में उससे बैक। कई बार अगला वही गलती करेगा, तुम्हें जानबूझ के 5 साल दे देगा, 6 साल दे देगा, तुम वही लाइन सर पहले 3 उठा लोगे। पहले 3 नहीं, ईयर वाइज रिसेंट पिछले 3 वो लेने हैं, उसकी एवरेज निकाल लो, एक्सीड नहीं करनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2, अमाउंट ड्रॉ, कितनी अमाउंट निकलवा पाओगे? 1/10, नॉट एक्सीडिंग। व्हाट इज नॉट एक्सीडिंग? मतलब नॉट एक्सीडिंग मीन्स अप टू, नॉट एक्सीडिंग मीन्स अप टू 10% या 10 से कम। कई वर्ड चलते हैं। तुम कई बार ना पेपर में ऐसे पॉइंट पे जाके स्टक हो जाते हो, 10% तो याद है, आगे वर्ड क्या लिखा हुआ था वो धुंधला दिखेगा। याद करने की कोशिश करें, यार पढ़ा तो था। 10% के आगे लेस देन था, इक्वल टू था, शैल नॉट एक्सीड था, एटलीस्ट था, अप टू था, मोर देन था, क्या था? और ये क्वेश्चन वाले की कला, हमेशा डॉट पे क्वेश्चन पूछेगा कि उसी 10% पे बता, क्योंकि वही 10% पे तो डाउट आ रहा है। अगर मान लो मैं कहता हूं उन्होंने 15% निकाला, तुम पहले को गलत करा जी, इतना तो लाउड ही नहीं है। वो बिल्कुल डॉट पूछेगा, इतनी अमाउंट निकाली, जो कितना बन रही होगी? 10%। फिर तुम जोर लगाओगे, थोड़ा साफ दिखे कहाँ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था आगे, लेस देन था, इक्वल टू था, मस्ट भी था, क्या था? ये चीजें नोटिस करना, और इसको हमेशा ना प्रोनाउंस करो। ये लास्ट एमटीपीज अपने गोइंग ऑन है। एक लड़की, एमटीपी 1 लॉ का मेरा हो चुका प्रीवियस बैच सितंबर वालों का, उसने यही बात बताई। कहती सर मुझे सीएसआर का सारा याद है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने लिमिट याद करी 10, 500, 1000, बट वो 10 क्या है पता नहीं। वही ना, शॉर्टकट भी लगाया, इतना शॉर्टकट लगा दिया, याद ही नहीं रहा कि वो क्या है। अच्छा फिर वो 10 के आगे क्या लिखा हुआ था? नॉट एक्सीडिंग था, इक्वल टू था, लेस देन था। कहती अच्छा भला क्वेश्चन मेरा सारा मैसअप हो गया। मैं कहा फिर गलती भी तुम्हारी है। किसने कहा था कि कल न्यूमेरिक नंबर याद रखने हैं फ्रंट वर्ड में? कंडीशन किसकी है? मान लो जैसे 10% ऑफ, किसका? सम ऑफ। हमेशा बोलो सम ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। एंड थर्ड कंडीशन से पहले सेकंड ने ही एक और बताई कि अगर करंट ईयर में क्या होगा, इसको यहां मेंशन कर, तेरे पास स्पेस अगर कहीं है हिंदी में लिख। अगर करंट ईयर में, ये जितनी साइड स्पेस तुम्हें दिख रही है ना, ये अपनी लैंग्वेज में अपा भरनी है। कोई नोटबुक कोई नोट्स अलग से नहीं चलेंगे। लिख इसको वर्ड, अगर करंट ईयर में लॉस हुआ, अगर करंट ईयर में लॉस हुआ, देन जो अमाउंट ड्रॉन करेंगे, जो अमाउंट ड्रॉन करेंगे उसमें से पहले लॉस सेट ऑफ करेंगे। जो अमाउंट ड्रॉन करेंगे उसमें से पहले लॉस सेट ऑफ करेंगे।
सर और कुछ नहीं, मैं कह दूं लिखा भी हुआ है पर्टिकुलरली, बट अपनी लैंग्वेज में लिखना तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। सिंपल सी पॉइंट होती है, लिखा तो यहाँ भी हुआ, बट हम अपनी सिंपलीफाइड लैंग्वेज में जब पढ़ते हैं ना, याद आ जाता है कि वहां पे केस क्या था। क्लियर? अब सुनो जी। अच्छा, कंडीशन नंबर 3 क्या थी? बैलेंस ऑफ रिजर्व। मेरा पॉइंट याद रखना, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स में दो केस थे। क्या करंट ईयर में लॉस था या करंट ईयर में लॉस नहीं था? क्योंकि वो विड्रॉल अमाउंट फर्क पड़ेगा ना, कहाँ तुम 10 लाख बोल रहे थे, कहाँ तुम 6 लाख। सिंपल वर्ड, वो पैसा रिजर्व में से जो एक्चुअली यूज हुआ है किसके लिए? डिविडेंड। वो अमाउंट जैसे एक में कहा तुमने 10 लाख, एक में क्या कहा? 6 लाख। फर्क है ना दोनों में। सुनो, अच्छा, दैट मस्ट बी इक्वल टू द 15% ऑफ द पेड अप शेयर। सुनो जी, क्वेश्चन पढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ, हाँ जी, प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिस। हाँ जी, पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ो जी। एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रपोजेस, पढ़ो बच्चे, टू डिक्लेयर वन वन पर्सन प्लीज, मैक पढ़ो। हाँ जी। to declare 10% हम्म dividend out of general reserve. अच्छा, पहला ही वर्ड तुमने ध्यान से पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? जब तुमने ये वर्ड बोला, मेरे को याद आ गया रूल 3। क्यों इनएडुकेसी है? और ऊपर से ये इंटेंशन भी क्या बता रहे हैं कि जर्नल रिजर्व में से क्या देंगे? डिविडेंड देंगे। तो वेट अ मिनट सर, मैं बताऊंगा। रूल 3 बताएगा, ट्रिप्लीकेट कंडीशन आएंगी, तीनों कंडीशन मेट करोगे तो अलाउड है, नहीं अलाउड नहीं। पढ़िए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अ सर्टेन द अमाउंट, हाँ जी, That can be utilized from general reserves. अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल्स 2014। रेफरेंस भी देगा। सुनो जी, वन बाय वन। सबसे पहले 9% प्रेफरेंस शेयर्स पड़े हैं, 100 ईच वाले, फुली पेड अप, कितने के पड़े? और 8 लाख इक्विटी शेयर पड़े हैं ऑफ रुपीज 10 ईच, फुली पेड अप, कितने वाले? 80। क्लियर? इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगी? पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल। वेट, जर्नल रिजर्व कितने पड़े हैं? 25। कैपिटल रिजर्व कितने पड़े हैं? क्या कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व? नो, नो, दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, रीवैल्यूएशन रिजर्व मतलब ये तो मैं कभी यूज ही नहीं करता। क्लियर? नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड, करंट ईयर के प्रॉफिट कितने हैं जी? 3 लाख। और पिछले 3 साल की एवरेज, कहता आपको करने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं बात। ये तो देना ही कितना चाह रहे हैं? कंडीशन नंबर 1 तो मैट, पर लिख के दिखाऊंगा कि सर कंडीशन नंबर 1 होती है पिछले 3 साल की एवरेज से एक्सीड ना करना। ये तो दे ही कितना रहे हैं? 10%, और पिछली एवरेज कितनी आ रही है? 12। चलेगा, चलेगा। कंडीशन नंबर 2 क्या थी? अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स क्या है अपने? 25। क्यों ना पहले मैं ये चीज देख लूं। अच्छा, करंट ईयर में लॉस है, करंट ईयर में क्या है? प्रॉफिट। क्या ये 3 का 3 लाख रुपए इक्विटी वालों को डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल है? क्या ये 3 का 3 लाख रुपए इक्विटी वालों को डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल है? यस और नो? क्यों? कमाल कर रहे हो यार, बीच में कौन बैठे हैं? प्रेफरेंस वाले नहीं बैठे। इतनी भी जल्दबाजी ना करो कि अकाउंट साफ ही कर दे। नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या मैंने ये बोला? दिस प्रॉफिट इज एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या है नेट प्रॉफिट? तो बारी में इक्विटी से पहले कौन बैठा है? भाई साहब, उनको देना पड़ेगा। तुम सीधा जंप कर रहे हो किसके ऊपर? इक्विटी के मामले में। क्यों? ये कहाँ गए? ये लोग कहाँ गए? इनको भी तो देना पड़ेगा। पहले तो ये निकाल, 17.5 का 9%, निकालो, कैलकुलेट करो। 17,50,000 का 9% माइनस 1,57,500, कितना बचा देखो? 1,40,000। दिस इज द प्रॉफिट, नहीं टर्म, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब गेम शुरू होगी ना। अच्छा, मान लो नई चीज, क्वेश्चन एक और बनाओ। यहाँ पे वर्ड में आपको एक तो बता के जाऊंगा नॉर्मल, मान लो जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, बीच में डिबेंचर पड़े होंगे, डिबेंचर का क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। ये तो फिर अभी क्या है? पीबीटी,
प्रॉफिट बिफोर, फिर क्या लगाना पड़ेगा, टैक्स। टैक्स के बाद कौन बैठे हैं, प्रेफरेंस वाले। क्वेश्चन ही बनाना है, दो चार वर्ड और डाल दो, एक स्टेप पीछे और ले जाओ। तो हमेशा ये नहीं कि नेट प्रॉफिट है सीधा 3 लाख रुपए यूज कर लो, जबकि अब बता करंट ईयर में इक्विटी वालों के लिए कितना पैसा अवेलेबल है, 142,500। मेरी कमिटमेंट क्या थी, 10% डिविडेंड देना। इक्विटी कितनी है, 8 लाख। सर जी 8 लाख रुपए का 10% कितना हुआ, सॉरी 80 लाख का 8 लाख। मुझे पैसा टोटल कितना चाहिए, 8। बट 8 में से 142,500 तो पड़े। 8 में से ये भी नहीं है ना यार, एक बात बताओ, जो कंडीशन नंबर 2 है, क्या वो मिनिमम अमाउंट बता रही है, जो 1/10 वाला क्लॉज तुमने पढ़ा, क्या वो मिनिमम अमाउंट बता रही है या मैक्सिमम। फिर ये थोड़ी आना चाहिए धक्के से सारा पैसा निकलवाना। पहले तू बता तेरे को कितना चाहिए। कहता जी मैंने तो 8 लाख रुपए की कमिटमेंट करी है, और 142,500 मेरे पास है। करिए एडजस्ट, 8 लाख में से 142,500 कितना बचा, 6 लाख। तेरी रिक्वायरमेंट तो कितनी है, जस्ट टू मीट द ऑब्लिगेशन। मैंने फालतू पैसा निकाल के करना क्या। पर मैं चेक कर लूं कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि रिजर्व में से इतना पैसा लेना है, क्या मैं चेक कर लूं कंडीशन नंबर 2 मुझे अलाउ करेगी। अब चल, कंडीशन नंबर 2 क्या थी, क्या थी, सम ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 10% करना जी, प्लस 80 लाख, 1750, 25 लाख। कितना आ रहा है, पहले टोटल कितना आ रहा है, 1,22,50,000। 1,22,50,000। सर लिखा हुआ थोड़ी अपन ने चेक करना, आप अपने अकॉर्डिंग चलो एक बार, बाद में आंसर देखना वही मिलेंगे से। मैं तो लॉजिकली चल रहा हूँ, 1/1 प्रोविजन। इनका टोटल कितना बना, 1,22,00,000 के मुताबिक 10% मैं निकाल सकता हूँ मैक्सिमम। कितना निकाल सकते हो, ले, मैं तो मांग ही कितना रहा हूँ, 657। और ये एलिजिबल कितने के लिए बता रहे हैं, 12-25। मुझे चाहिए नहीं, मैं तो अपनी उम्मीद छोटी ही रख रहा हूँ सर, मुझे नहीं चाहिए इतना पैसा। मुझे तो 6,57,500 चाहिए। 1,42,500 पड़ा है मेरे पास, बाकी आप दे दोगे और बन भी रहे, दूसरी कंडीशन के मुताबिक बन भी रहे। अच्छा करंट ईयर में प्रॉफिट था या लॉस, 6,57,500 जितना मांग रहा हूं सारा मिलेगा, कोई सेट ऑफ करने वाला पॉइंट नहीं। समझे पॉइंट। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों में से 12-25 क्या है मैक्सिमम, 6,57,500 क्या है मिनिमम। तुम तो क्या मांगोगे, मिनिमम, कि मेरा ऑब्लिगेशन मेट हो जाए जी, मैं 12-25 निकाल के करूंगा क्या, मेरे को तो डिविडेंड के नाम से चाहिए, और मैं मांग ही कितने रहा हूँ, 6,57,500। समझे पॉइंट। जबकि तुम कह रहे हो और ले ले, 12-25 तक ले ले, मैं कह नहीं चाहिए यार, मेरे को चाहिए ही कितने, 6,57,500। तीसरी कंडीशन, पेड अप शेयर कैपिटल का आफ्टर विड्रॉल, आफ्टर विड्रॉल। मेरे को तो पहले ही बताओ, आफ्टर विड्रॉल मीन्स तेरे पास फ्री रिजर्व कितने थे, 25 में से कितना निकलवाया, दिस इज द पॉइंट, 657। जिसने यहां बोल दिया ना 12-25 गलत है, मैंने 12-25 तो निकलवाया ही नहीं। मैंने निकलवाया ही कितना है, सर जी हिसाब लगा लें, 25 लाख में से अगर 6,57,500 निकाल भी दें कितना बचा, 18 लाख, 42,000, जो कि पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी, 97,50,000 के 15% के मिनिमम बराबर होनी चाहिए। इसका 15% बताओ, 14,62,500। सर जी आपके रिजर्व्स का बैलेंस ना एज पर कंडीशन 3 निकालने के बाद मिनिमम कितना होना चाहिए था, 14,62,500। पर मेरे निकालने के बाद बच कितना रहा है, ज्यादा ही बच रहा है। कंडीशन बार 657,500 इज द एलिजिबल अमाउंट बाय ऑल द कंडीशन यू कैन विड्रॉ। तुम विड्रॉ कर सकते हो, तुम विड्रॉ कर सकते हो।
अब लाइक फॉर एग्जाम्पल चेंज करूँ क्वेश्चन, इसी में यही कलाकारी होती है। ये नहीं क्वेश्चन आएगा वहां पे एग्जाम्पल दूंगा, तो यहीं पे सुन। क्या पहले यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? मैं इसकी कमिटमेंट बढ़ा रहा हूँ, और वो रेट का पंगा पड़ेगा। हमारा रेट 12% था ना, हमारा एवरेज रेट कितना था? 12। फॉर द टाइमिंग उसको भूल जाओ, फॉर द टाइमिंग उसको भूल जाओ। मैं एग्जाम्पल बना रहा हूं पर्टिकुलरली यहाँ पे। तेरी सेकंड कंडीशन के मुताबिक एलिजिबल अमाउंट कितनी थी? 12-25। 12-25। हम डिविडेंड का रेट लिटिल बिट क्या कर रहे हैं? चेंज। मुझे एक बार बताना, 80 लाख का 12% कितना होता है? 12×8 = 96 ना, 996। थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। लेट मी चेंज द क्वेश्चन, लेट मी चेंज द क्वेश्चन। यहाँ पे कितना था? 1462। सुनो, बन गया। यहाँ क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ जी। ये आपका 15% है मान लो। पिछले 3 साल की एवरेज 15, कितनी आ रही है? 15। कंपनी 14% देना चाहती है। कितना देना चाहती है? कंडीशन नंबर 1 ओके, एक्सीड नहीं कर रहा। बट 80 लाख का 14% करना, 80 लाख का 11 लाख। हाँ, परफेक्ट। 11 लाख, 11-20 जाएगा, बढ़िया। कितना बोल रहे हो? 11 लाख 20। सर जी, अच्छा, फिर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे पास कुछ अमाउंट अवेलेबल भी है, मेरे पास कुछ कैश पड़ा भी है। बस ध्यान ये देना, किसी भी केस में तुम्हें जो क्वेश्चन आगे भी करवाऊंगा, अगर तुम्हारा इसने एलिजिबल कितना कर दिया? 12-25 मान लो किसी केस में एलिजिबल, ये कहता 12-25 निकलवा लो जी, सारा पैसा, और एलिजिबल भी है। और एक चीज ध्यान दे, अगर तू 25 में से 12-25 निकलवा ले, 25 में से कितना निकलवा ले? सिर्फ मैं इसी पॉइंट पे रह रहा हूं। 12-25 निकलवाओ, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स कितना आएगा? अगर मैं इसमें से 12-25 निकलवा लूं, चल मान ले कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा? ये बचेगा, ये बचेगा। बट ये करने से कंडीशन नंबर 3 क्या हो रही है? ब्रीच। क्योंकि कंडीशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग तेरा रिजर्व्स का बैलेंस आफ्टर विड्रॉल कितना बचना चाहिए था मिनिमम? पड़ गया पंगा, पड़ गया पंगा। इसी बात पे आ रहा था, हाइपोथेटिकली नहीं सी बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा, यही चीज। पड़ गया पंगा। कंडीशन 2 कह रही है 12-25 निकलवा ले, बट कंडीशन नंबर 2 के होने से कंडीशन नंबर 3 क्या हो रही है? ब्रीच। ये कह रहा है जी, जितना भी निकलवाओ, मेरे को इतना पता है मेरे में बैलेंस कितना बचना चाहिए? 14,62,500। तेरे पास रिजर्व्स थे कितने? 25। इतने अगर मिनिमम रखने हैं, कितना निकलवा सकते हो? करना माइनस, 25 लाख माइनस 14,62,500, 10,37,000। मतलब कंडीशन नंबर 3 किस बात पे अड़ गई? 12-25 नहीं, 12-25 नहीं मैं निकलवाने दूंगा। मैं मैक्सिमम कितना निकलवाने दूंगा? 10,37,500। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि अगर तुम निकलवाओगे 12-25, तेरी कंडीशन नंबर 2 तो मेट हो जाएगी, बट कौन ब्रीच हो रही है? और तुमने कहा था लीस्ट ऑफ द फॉल, हेंस, हेंस 12-25 में कितना पैसा निकलवा पाओगे? 10,37,500। क्योंकि इससे कंडीशन 3 भी मेट हो जाएगी, कंडीशन 2 भी मेट हो जाएगी, रेट मेरा वैसे ही अंडर है, चलेगा। ये केस आएगा तेरे पास किसी ना किसी आगे न्यूमेरिकल में, ये कॉन्सेप्ट है। चलें एक ट्राई करें केस। ये वाला क्लियर है बेस क्वेश्चन? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? सुनो जी, मेरे पास एक ना मतलब कंपाइलर है जी, ये विवित्सु वालों का आता है पर्टिकुलरली मार्केट में। हमारे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है। देर इज नो नीड, क्योंकि मैं आपको स्कैनर्स दूंगा, पहले हम ये यूज किया करते थे। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, स्कैनर में भी मिलेंगे, पर्टिकुलरली हर जगह मिलेंगे, पर मैं इसमें से आपको करवा रहा हूँ। लेट मी फाइंड द क्वेश्चन, आई थिंक सो 19th नंबर था शायद। अपना कॉपी पेन ले लो, या इसी के बैक पेज पे जहां भी आपके पास स्पेस है, सेल्फ कैलकुलेट करके देना, क्या एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं। क्वेश्चन नंबर तकरीबन तकरीबन तकरीबन
ये राजी 19th नंबर है जी मेरे पास। 19th नंबर है, मैं पढ़ा रहा हूँ एंड अपनी मेन मेन ऑब्जर्वेशन आप नोट करते जाइएगा कॉपी पे। करवाऊं शुरू? करें? चलो जी। आज पर्टिकुलरली ये रूल 3 पे ही टाइम लगेगा, क्लियर, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नॉर्मल प्रोविजन है, इतनी हाई फाई लेवल की नहीं आएंगी। सुनो, ए बी लिमिटेड इज पहली बात तो कौन सी कंपनी? पब्लिक। मेरे कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं। आई थिंक सो मैंने अब तक जो पढ़ाया है, क्या कंपनी के बेस पर डिफरेंस करवाया? कोई डिफरेंस नहीं। फिर कई बार ना ज्यादा ही दिमाग चलना शुरू हो जाता है। सॉरी, ये पब्लिक कंपनी, हाँ फिर तो हमने कुछ पढ़ा नहीं। पढ़िए, ए बी लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन कहाँ पे? कोयम्बटोर। द कंपनी हैज इंकर्ड, थोड़ा दिमाग एक्टिव हो जाना चाहिए अब तक। करंट ईयर में क्या है? ऑफ रुपीज कितना? 20 लाख। इन द फाइनेंशियल ईयर कौन से में? 1920। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट टू डिक्लेयर द डिविडेंड फॉर द ईयर, जबकि करंट ईयर में लॉस था, पर तुम फिर भी क्या देना चाहते हो? मना कोई नहीं, क्योंकि रिजर्व पड़े हो सकते हैं, उनमें से दे दो। बैलेंस ऑफ द कंपनी एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस क्या बोल रहे हैं? ये लिख लिया साइड पे। नेट लॉस कितना करंट ईयर में? 20। बैलेंस एज पर द लेटेस्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है जी? 100। जर्नल रिजर्व कितने हैं? 150। डीआरआर कितना है? 50। पहली बात, प्रेफरेंस का सीन ही नहीं है, छोड़ दो। डीआरआर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, कारण स्पेसिफिक रिजर्व। बड़ा सिंपल सॉर्टेड क्वेश्चन। कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन द प्रोसीडिंग। कंडीशन 1 का भी बताओ, साफ गया साइड पे। बचा ही कौन? कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर, decide whether AB Limited is allowed to declare the dividend or not by explaining the relevant provision of the Companies Act in this regard. If allowed, अगर तुम कहते हो allowed है, yes, then state the maximum amount of dividend that the company can pay by as per section 123 of the this। और ये नवंबर 20 का क्वेश्चन है जी, 4 नंबर में। सेल्फ सॉल्व करो, मुझे अमाउंट निकाल के दो, आंसर नहीं बताना अभी किसी ने। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कितनी अमाउंट तुम मैक्सिमम निकलवा सकते हो फॉर द डिविडेंड? फॉर द डिविडेंड गिनती के सर वर्ड ही दो है मेरे पास तो, हालांकि पहले वाला क्वेश्चन फिर भी अच्छा था। नेट लॉस है करंट ईयर में 20 लाख का, पिछली इक्विटी है 100 लाख, जनरल रिजर्व है 150 लाख। कितनी अमाउंट मैं निकलवा सकता हूं एज पर द कंडीशंस? सोचो। कितनी कंडीशंस में मेट करवा के अमाउंट निकलवा सकता हूं? फाइंड दैट जल्दी प्लीज। इसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारा छोटा सा ऐसा ही, लगाओ हिसाब जल्दी। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। 1 तो वैसे ही साफ होगी, 2 एंड 3 में, एंड द वर्ड इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हायर मत बोल देना, हायर करोगे तो कंडीशन ब्रीच हो जाएगी, उल्टा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो कम आएगी। कितना आ रहा है जी एवरीवन? पहला पॉइंट, कंडीशन 1 तो गई बात। कंडीशन नंबर 2, सम ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इज इक्वल्स टू 100 प्लस 150। 250 का 250 का 10%, 25। पर जैसे ही तू 25 लाख बाहर निकालेगा, 20 लाख का लॉस खा जाएगा। कितना हुआ? 5। मतलब तुझे कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पैसा मिलेगा कितना? 5, क्योंकि 20 तो लॉस खा जाएगा। हालांकि एलिजिबिलिटी थी 25, पर जैसे ही बाहर निकालेगा 20 का तो लॉस खा जाएगा। इन दैट केस एलिजिबिलिटी आई 5। कंडीशन नंबर 3, बैलेंस आफ्टर विड्रॉल। बैलेंस ही बहुत पड़ा सर, 150। 150 में से 5 भी निकाल लो, 145, जो कि इसका 15% के बराबर होना चाहिए। 15% कितना हुआ? 15 लाख। वो 145 है, 145 है। यस, एज पर दिस कंडीशंस कंपनी इज अलाउड, कंपनी को अलाउड है कि वो डिविडेंड दे सकती है, बट मैक्सिमम कितना? 5, एज पर द रूल 3 कंपनीज रूल्स 2014। लो जिसकी प्रेजेंटेशन अपने आप अकॉर्डिंग टू चेक कर लीजिए।
अल्टीमेट आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या चल रहा है, सही। लो जी, वर्ड टू वर्ड हर चीज जो तुम लोगों ने निकाली है, कंडीशन 3, कंडीशन 4, एवरी चीज एग्जैक्ट। बट मेरा काम आज प्रेजेंटेशन का नहीं, मेरा काम पहले कंसेप्चुअल है। पहले कंसेप्ट करो। ये जब स्कैनर में से क्वेश्चन करोगे यही कुछ देखना है। प्रोविजन कैसे लिखनी है, अपना फैक्ट ऑफ द केस क्या होगा, कंक्लूजन कैसे देना है, तेरे सामने पड़ा। हाँ, तुमने जस्ट अभी कंसेप्ट पे काम करा है, बाद में प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे लिखते वक्त। क्लियर पॉइंट एवरीवन? कोई अपने में से हो जिसको ये समझना आया हो कि 5 लाख कैसे आया, पूछ लो, बोलो जी। क्लैरिटी है? अगला क्वेश्चन सुनो। नेक्स्ट आओ जी, मेरे पास आई थिंक सो 21 नंबर था शायद, नहीं, ये वाला। अब अपने आप करो जी। 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास ऑन स्क्रीन है। मजेदार क्वेश्चन है ये भी, नवंबर 22 का क्वेश्चन है। नवंबर 22 पास्ट ईयर, 6 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑन स्क्रीन आपके पास है, सेल्फ पढ़िए और कैलकुलेट कीजिए। विजिबल है सबको? पढ़िए, कैलकुलेट करिए, आंसर निकाल के दिए। मजेदार क्वेश्चन है जी, 6 नंबर के काबिल है। फिर बाद में मैं कर पाऊंगा। लिटिल बिट एक नई चीज है, हल्की सी। लिटिल बिट, हल्का सा कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है। क्या बताओगे जी? मिसिंग है? मिसिंग है, सिंपल वर्ड मिसिंग है। नहीं, गिवन तो है। कहां पे? 30% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। 30 लाख डिविडेंड है, मतलब शेयर कैपिटल कितनी होगी? 100 लाख। दैट इज कॉल्ड एज 1 करोड़। वो लैंग्वेज रोटेट कर दी। तुम पहले क्या करते थे? पेड अप शेयर कैपिटल का, इक्विटी का परसेंटेज करके डिविडेंड निकालते थे। अब डिविडेंड को क्रॉस अप करके के निकाल लो, पेड अप शेयर कैपिटल। पापा कहें जी क्वेश्चन में सर पेड अप शेयर कैपिटल तो है ही नहीं, फिर ये क्या पड़ा? 30 लाख डिविडेंड, जो कि पेड अप शेयर कैपिटल का कितना परसेंट है? मतलब 30 लाख अपने आप में कितना परसेंट है? 30। तो फुल वैल्यू कितनी होगी? 100 लाख। बन गई। हो गया क्वेश्चन सीधा। बनाओ, क्या अमाउंट निकलेगी अपने अकॉर्डिंग? कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। 1 का तो मना ही कर गया, इट हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड ड्यूरिंग द 3 इयर्स, ये तो मना ही कर गया। बची कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। लिखो अपने आप। कैसे बनाओगे? कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक, कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक कितना पैसा अलाउड होगा? कितना? 17 लाख। क्योंकि गेम बिल्कुल लास्ट वाली कंडीशन पे जाके फंसेगी। करवाऊं? सुनो, तुम्हारी यहाँ पे पीयूसी कितनी है जी? 100 लाख। ये ग्रॉस अप करके निकाल लिया। 30 लाख डिवाइड बाय 30%, ग्रॉस अप कर लिया। 100 लाख। प्री रिजर्व कितने हैं? अच्छा, करंट ईयर में कोई लॉस है प्रॉफिट है? प्रॉफिट। चलो बढ़िया, एक पॉइंट बच गया। पर एक बात बता, 30 लाख मैंने देना है, 30 में से 12 तो मेरे पास पड़ा है। मेरी नजरें रिजर्व्स पे कितनी है? 18। बाकी निकाल पाऊंगा या नहीं, वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा। सुनो, अब पॉइंट ये है, यहां पे पर्टिकुलरली यहां पे तुम्हारे पास एक्यूमुलेटेड फ्री रिजर्व्स कितने थे? 75 लाख। क्लियर? 30 में से आपका जी अगर 12 निकाल ले, कितना बचा? 18। तुम 18 लाख रुपए मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द फ्री रिजर्व्स, कि आप उसको विड्रॉल कर ले। क्लियर? अच्छा, जब 18 लाख, पहले तो इसके मुताबिक इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 100 लाख प्लस 75 लाख कितना हुआ जी? इसका 10% मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा? यही ब्रीच करके कंडीशन, यही ब्रीच करके। तुम मुझसे कितना मांग रहे हो? 18। नहीं मिलेगा। रिजर्व में से मैक्सिमम कितना मिलेगा? 17.5। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन छोड़ मत देना। अभी कंडीशन 3 पड़ी है, मन करे वो और कम कर दे, मन करे वो और कम कर दे। वेट, कंडीशन 2 तो आ गई। कंडीशन 2 क्या कहती? 17.5 लाख। 18 तो भूल जाओ,
मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तेरी जेब में कितना पड़ा है? 12। मैक्सिमम मैं कितना दूंगा? 17.5। वो भी अभी कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग है। चल अगर मान ले 17.5 दे भी दे। कंडीशन 3 क्या कहेगी? 75 में से 17.5 अगर निकाल भी ले, 17.5 निकाल भी ले, कितना बचा? 57.5, जो कि पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से तो क्या है, ज्यादा। मतलब कंडीशन नंबर 2 ने भी 3 ने भी दोनों का साथ दिया। मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम पैसा कितना मिलेगा? 17.5। बट तुम मेरे से कितना मांग रहे हो? कृपा करके जो कमिटमेंट आपने 30 लाख की करी है ना, उसको कम कर दो। 12 प्लस 17.5, 12 प्लस 12 तेरे पास पड़े, 17.5 मैं दे दूंगा। सर कमिटमेंट अपनी वापस ले लो। ये 30 लाख वाला काम नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम डिविडेंड 29,50,000 तुम दे पाओगे एज पर दिस क्वेश्चन। ये सिनारियो, ये सिनारियो है। तभी मैंने वर्ड बोलता हूं विच एवर इज लोअर। जो दोनों कंडीशन में से, तीनों कंडीशन में से लोअर होगा, मैक्सिमम उतना पैसा। इससे ऊपर मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम कमिटमेंट कितने की कर चुके? 30 लाख। नहीं मिलेगा भाई, कहां से दे दूं? तेरे पास कहता जी 12 लाख तो पड़ा है, पड़ा होगा। पर तू मेरे से एक्सपेक्टेशन कितनी रख रहा है कि 30 में से 12 पड़ा है, मैं रिजर्व में से कितना ले लूंगा? पर कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक मैक्सिमम मिलेगा कितना? इससे ज्यादा नहीं। तो अपने शेयर होल्डर्स को समझाओ, मेंबर्स को समझाओ, इतना पैसा अलाउड नहीं। मैक्सिमम कितना दे पाऊंगा? 17.5। या मतलब तुम टोटलिटी में कितना डिविडेंड दे पाओगे? 29 पॉइंट। अब तुम्हारा काम चलता है, नहीं चलता, तुम्हारा रेजोल्यूशन पास होता है, नहीं होता, मेरे को मतलब नहीं। मेरे को मतलब नहीं। मैंने तुम्हें कंडीशन निकाल के दे दी जी, मैं तो मैक्सिमम इतने पैसे दूंगा, इससे ऊपर 1 रुपया। चेक कर ले, ये ले, पूरी प्रेजेंटेशन बना के हर चीज की तेरे सामने देख लो। एग्जैक्ट तुम्हारा आंसर लास्ट में क्या मिल रहा होगा कि सर मैक्सिमम विड्रॉल में जो आपको अलाउ करूंगा, वो कितना अलाउ करूंगा? 17.5। और एज पर दिस अमाउंट, मेरे वाली प्लस आपके वाली, दोनों को मिलाकर तुम डिविडेंड 30 लाख तो नहीं दे पाओगे। कितना दे पाओगे मैक्सिमम? 29 पॉइंट। बाकी रही प्रेजेंटेशन का खेल। और ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट का चाहे लिख लेना, कहीं ना कहीं जब आप स्कैनर सॉल्व करेंगे, बहुत जल्द आपको स्कैनर्स भी मैं इशू करवा दूंगा रिगार्डिंग द लॉ। कुछ हमारे पेंडिंग है, जितने भी होंगे आप अपना काम नहीं रोकेंगे, चाहे शेयरिंग बेसिस पे लेकर इतने कुछ 8-10 पीस मेरे काम है, सबको इशू करते हुए साथ के साथ अपना काम खत्म करेंगे। दीज आर द न्यूमेरिकल्स। ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल पार्ट भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। हुआ क्लियर? सो ये था जी रूल नंबर 3 रिगार्डिंग द व्हेन यू वांट टू डिक्लेयर द डिविडेंड आउट ऑफ द रिजर्व्स। एंड रूल 3 विल बी एक्टिव which says three condition number 1 rate, condition number 2 amount to be drawn, condition number 3 balance of reserves। and वो while amount to be drawn, अगर कहीं लॉस हुआ तो पहले लॉस क्या होगा? सेटल। और ये रूल 3 किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? गवर्नमेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल। अच्छा गवर्नमेंट भी सारी नहीं, वर्ड पढ़ो ध्यान से। गवर्नमेंट कंपनी जिसकी, अच्छा वो 100% गवर्नमेंट कंपनी, ये लिख, 100% गवर्नमेंट कंपनी। क्योंकि सर गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, वहां पे वर्ड क्या बोलते हो? जिसमें एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी और एसजी। गवर्नमेंट कंपनी तो वो भी है ना। यहाँ पे एग्जाम्पशन किसको है? 100%। 100% गवर्नमेंट कंपनी, नॉट पार्टली। 100% गवर्नमेंट कंपनी अगर है तो उन पे यहाँ पे ये वाला नोटिफिकेशन स्पेशली दिया हुआ है, ये वाला रूल एप्लीकेबल। दिस इज रूल नंबर 3। समझे पॉइंट? तभी कहा था कि अभी तो धीरे धीरे चलो, आपको जैसे अब आज का कंटेंट समझ में आया, मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन दोबारा करने चाहिए। चाहे लेक्चर ही मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, दोबारा सुनो ठंडे दिमाग से, कोई नहीं। बट एक बार क्लियर कर कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, कि मेरी अमाउंट सही क्यों नहीं आई। ये अगर वन टाइम में सही आ रही है देन गुड इनफ, देन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेट्स स्टार्ट डूइंग द अनदर प्रोविजंस 123, 124, 125। बट ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, कहीं ना कहीं पेपर में ये वेटेज, और दोनों तेरे पास्ट ईयर ही हैं। 1 नवंबर 20 का, 1 नवंबर 22 का, इसके बाद भी आएगा। हाँ इसमें नहीं है, स्कैनर में मिलेगा।
एक क्वेश्चन और मिलेगा न्यूमेरिकली, एक आता है नंबर ऑफ टाइम, अटेम्प्ट्स में रिपीट हो गए। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर से जी हम अपना शुरू करेंगे द सिंपल टॉपिक, नॉर्मल टॉपिक, द थ्योरेटिकल पार्ट, प्रोविजनल बेस्ड। न्यूमेरिकल वाला आपने आज डन कर लिया, तीनों क्वेश्चन, पहला फ्रॉम द मॉड्यूल, दो फ्रॉम द स्कैनर या जो फाइल मैंने आपको दी है, चाहे मैं इसको शेयर नहीं करूंगा ग्रुप के अंदर, अगर किसी ने देखना होगा बैकअप में से ही दोबारा देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व करके देखना क्या तुम्हारी अमाउंट दोबारा सही आ रही है, ये चीज क्लियर। चलिए ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।